अब ये एक अच्छी बात है क्योंकि अगर ईसीएम में कोई फॉल्ट नहीं है तो अगर रीजनरेशन वगैरह करना है तो इजीली हो जाता है। देखो डीटीसी कोई भी बनी नहीं है, नो डीटीसी दिखा रहा है हमको। अब हम लोग जाते हैं डेटा स्ट्रीम में, लाइव डेटा में, क्योंकि हमें सूट मास की क्वांटिटी देखनी है कि कितना सूट मास उसके अंदर है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम है ना एक प्रैक्टिकल क्लास जो है मैं ले रहा था अपने स्टूडेंट के साथ में, जो कि टोयोटा इनोवा का डीपीएफ को लेके एक प्रॉब्लम आ रही थी। गाड़ी हमारे पास में आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली ही समझाया जाए कि उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। इस वीडियो में आप लोगों को दो चीज़ें समझ में आएगी। पहला तो क्यों हर 200-300 किलोमीटर में आपके डीपीएफ की प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को आप लोगों को आखिरी तक देखना है। साथ के साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग किस तरह से होती है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जहां पे हम चलाते हैं ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग, जिसमें आपको बेसिक से यानी फ्यूज और रिले से लेकर ईसीएम रिपेयरिंग तक की पूरी ट्रेनिंग मिलती है। और इसमें हमने दोस्तों नया एडिशन किया है। नया एडिशन क्या है कि हम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग भी इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। ये जो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग है ये अभी हमारा दिसंबर बैच के लिए, जो भी लोग दिसंबर बैच में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगी। जनवरी की बैच से जो है उसके 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को देने होंगे और एक हफ्ते की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हमारी चलेगी। तो अगर आप लोग ये ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो 15,000 रुपये आपके बच जाएंगे। स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आ रहा होगा मेरी टीम का, उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप ऑफलाइन में नहीं आ सकते हो, अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी चलती है स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पे। स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पे हम बहुत ही डिटेल्ड ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हर एक सिस्टम को बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। हमारे ऑफलाइन के और ऑनलाइन के कोर्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑनलाइन में आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो, वो भी बहुत कम फीस के साथ। अगर आप हमारा ईसीएम रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेते हो या व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग लेते हो, तो अगले एक महीने तक यानी नवंबर के पूरे महीने आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। वो ये कि जो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग है, जिसके अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग है यानी बूट मोड, बेंच मोड और वाया ओबीडी, ये पूरी ट्रेनिंग जो है आप लोगों को बिल्कुल उसके साथ में फ्री मिलेगी, अलग से कोई चार्जेस देने नहीं होंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी आप ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको स्कैनकास्ट का ऐप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि स्कैनकास्ट के ऐप पे ट्रेनिंग तो मिलती है जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप बेहतर काम कर पाते हो। साथ के साथ हम वहाँ पर आपको सर्विस मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो सर्विस मटेरियल होते हैं जैसे वायरिंग डायग्राम है, आईसी डेटा शीट, ईसीएम पिन आउट, कमर्शियल व्हीकल वायरिंग डायग्राम, डीटीसी ट्रबल शूट, ये सब का एक हमने कॉम्बो बनाया है। ये कॉम्बो जो है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी में मिलता है। वन टाइम आप पेमेंट करते हो और करीब 15,000 से ज़्यादा फाइल्स जो है वो आप तक पहुँच जाती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए स्कैनकास्ट के ऐप को अभी डाउनलोड करो, ताकि इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। BS6 का एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मानी जाती है। BS6 जब से आया है डीजल व्हीकल्स में अपन ने DPF को इंट्रोड्यूस किया है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ठीक है, ये फिल्टर क्या काम कर रहा है कि जो सूट मास कलेक्ट होता है इंजन से निकलने वाले पोल्यूशन से, ठीक है, उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। राइट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि रीजनरेशन करने के बाद में 300 किलोमीटर में वापस सूट मास हाई हो जाता है, एवरी 300 किलोमीटर। जनरली जब गाड़ी वर्कशॉप से निकलती है, शोरूम से निकलती है, तो उस टाइम पे वो कम से कम 10-15 हज़ार किलोमीटर के पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती सूट मास भरने की। लेकिन ओवर द पीरियड जो है ना, जैसे जैसे वो लोग उसको काम करते जाते हैं तो वो कम होते जाता है डिस्टेंस। अब ये कंडीशन हो गई है 300-400 किलोमीटर में बार बार आ जा रही है। ओके, अब इसको क्या सॉल्व करना पड़ता है उसके लिए समझिए। अब देखो ऑलरेडी क्योंकि हमने पहले बात की थी, तो इसमें जो है ना डीपीएफ को जो क्लीन करने वाली प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, उसको बाहर निकाल के क्लीन करना पड़ता है, उसका एक मेथड होता है, वो ऑलरेडी जो है वो कर लिए है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि कोई भी फॉल्ट इंजन के अंदर नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा अगर फॉल्ट है, भले उससे इंजन चल रहा है, कोई डीटीसी बनी हुई है, तो याद है ना मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर कोई डीटीसी बनती है तो ईसीएम क्या करता है, ईसीएम जो है आपको वो स्टैंडर्ड वैल्यू पे काम करना शुरू कर देता है। राइट, अब जब वो स्टैंडर्ड वैल्यू पे काम कर रहा है तो वो ज़्यादा
फ्यूल का इस्तेमाल करता है, डीजल ज़्यादा डीजल इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, हमारा सूट मास और ज़्यादा, यानी एग्जॉस्ट के अंदर क्वांटिटी और ज़्यादा होती है, जिससे फिल्टर जो है वो जल्दी भर जाता है। इसी के साथ साथ मैकेनिकल पार्ट भी ठीक से काम करना ज़रूरी है। मैकेनिकल पार्ट ठीक से काम करने का मेरा मतलब क्या है कि जितने भी आपके मैकेनिकल पार्ट्स है, आपके फिल्टर्स हो गए, इनटेक मैनिफोल्ड के पार्ट हो गए, आपके पूरा फ्यूल लाइन हो गई, इनमें कहीं पे भी कोई भी कंटामिनेशन हमें नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसा है कि अपने समझ लो जो गाड़ी है वो वेल मेंटेन्ड है, इंजन वेल मेंटेन्ड है। इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें जो है ना चेक करते हैं। देखो इंजन की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे इंजन जो है ना आपको वेल मेंटेन्ड दिखाई दे रहा है, गाड़ी भी नहीं है, कोई ज़्यादा समय इसको हुआ नहीं है, राइट है। हम लोग जो है यहाँ पर देखो सबसे पहले फ़िल्टर को चेक करते हैं। अब देखो फ़िल्टर भी जो है ना इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। इसका मतलब ये हमारी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से सूट मास जो है बढ़ रहा है। एयर फिल्टर बहुत बड़ी वजह बनती है कमर्शियल व्हीकल में, ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा। कमर्शियल व्हीकल जो है ना कहाँ चलती है, आपकी धूल मट्टी में ज़्यादा चलती है, कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादा चलती है। उससे होता ये कि ये फिल्टर जो है जल्दी भर जाता है। ये जल्दी भरेगा तो यही सूट मास जो है वो अंदर जाता है, जिससे मतलब और ज़्यादा सूट मास कलेक्ट होता है, ये डस्ट अंदर जाती सूट मास कलेक्ट होता है। अब देखो इंजन की कंडीशन ऑलरेडी सही है, क्योंकि नाजिम भाई ने ऑलरेडी इसको जितना मैंने मतलब हमने डीपीएफ के बारे में बात की थी तो क्लीनिंग करके वगैरह सब कुछ हो गया है। फिर भी गाड़ी में जो है ना अभी एक फॉल्ट बन रहा है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग करके पहले फॉल्ट देख लेते हैं, है ना। अजी मैं खाली स्कैनर लगा लेते हैं। सबसे पहली चीज ही यही है, देखो अब जब डीपीएफ भरता है तो उसका फॉल्ट अलग होता है ना। एक और बात यही कि अगर इंजन के अंदर कोई भी डीटीसी है तो आपका रीजनरेशन भी नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि रीजनरेशन होने के लिए आपका पूरा इंजन जो है ईसीएम के हिसाब से परफेक्ट कंडीशन पे काम करते रहना चाहिए। ओके, इस गाड़ी के अंदर एक नई चीज आती है जो कि अलग होती है जनरल दूसरी गाड़ियों से, वो है इसके इंजेक्टर्स। ये देखो, ये जो इंजेक्टर आप देख रहे हो ये 6 वायर के इंजेक्टर्स आते हैं, ठीक है। इसकी पूरी वायरिंग भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि 6 वायर के इंजेक्टर में हो क्या रहा है। जनरली आप 99% व्हीकल में आप देखोगे कि 2 वायर के इंजेक्टर आते हैं, लेकिन इसमें 6 वायर के इंजेक्टर आते हैं। 6 वायर के इंजेक्टर क्यों लगाए गए हैं वो भी हम लोग जो है समझेंगे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ये जो है ना, हम लोग अपडेट करने के लिए या स्कैन करने के लिए कोई भी टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि आप सब लोग को दिखाई दे, दिख रहा है। अब मैं इंटेलिजेंट डायग्नोस में जा रहा हूँ ताकि थोड़ा फास्ट काम हो। जनरली जब आप शुरुआत कर रहे हो तो ये याद रखना कि आपको जो है ना इस पे से गाड़ी ब्रांड के अंदर जाके ही करना है, ताकि आपको आदत लगे हर एक ब्रांड को देखने की, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो नाजिम भाई ने नहीं की थी इसके अंदर, ठीक है, कि इसका सूट मास क्वांटिटी नहीं देखी थी। तो वो अभी हमें पता नहीं कि इसमें सूट मास क्वांटिटी है कितनी, ठीक है, क्योंकि वो बार बार भर जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग स्टेप्स हम लोग वही फॉलो करेंगे, पूरी गाड़ी को स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखेंगे फॉल्ट है कहाँ पर। अब देखो ईसीएम जो है ना वो हमारा ओके दिखा रहा है, ठीक है, ईसीएम में एज सच हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ईसीएम में कोई फॉल्ट नहीं है तो अगर रीजनरेशन वगैरह करना है तो इजीली हो जाता है। देखो डीटीसी कोई भी बनी नहीं है, नो डीटीसी दिखा रहा है हमको। अब हम लोग जाते हैं डेटा स्ट्रीम में, लाइव डेटा में, क्योंकि हमें सूट मास की क्वांटिटी देखनी है कि कितना सूट मास उसके अंदर है। तो ये हर गाड़ी में अलग होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कैटलिस्ट लिखा है, ठीक है। जनरली वो डीपीएफ बताते हैं, ओके। ये आपका क्लॉक फ्यूल फिल्टर स्विच, कैटलिस्ट थर्मल डिग्रेडेशन, ठीक है, ये भी ले लेता हूँ मैं। कैटलिस्ट रीजनरेशन स्विच भी ले रहा हूँ मैं। डीपीएफ स्टेटस, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ग्लास बैटरी, यहाँ पे देखो डीपीएफ स्टेटस लिख के आ रहा है, ठीक है। वो भी मैंने सेलेक्ट, जितने भी अपने डीपीएफ रिलेटेड जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब सेलेक्ट करके ले लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं वही चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये डीपीएफ से रिलेटेड हमें जितने भी वैल्यूज़ मिल रही है, क्योंकि हर जगह पे क्या होता है, हर एक ब्रांड के अंदर जो है ना आपको अलग अलग वैल्यूज़ देखने के लिए मिलती है।
अच्छा, इस गाड़ी में एक चीज़ और अलग है, ये गाड़ी जो है ना सिटी में ज़्यादा चलती नहीं है, ठीक है। पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर बैंक ऑन, पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर बैंक ऑन सपोर्टेड, रिडक्टेंट इंजेक्शन। अच्छा, ये नोट डाउन करके रखो, टोयोटा में रिडक्टेंट जो लिखा हुआ है ना, ये यूरिया के लिए बोला जाता है, लिख के रखो, कभी आएगा फॉल्ट तो याद रखना। ये जो दिख रहा है रिडक्टेंट डिस्चार्ज, रिडक्टेंट फिलिंग, रिडक्टेंट इंजेक्शन मोड, ये यूरिया के लिए लिखा जाता है। अगर रिडक्टेंट लिख के आ रहा है तो यूरिया लिख के आ रहा है, ठीक है। गाड़ियों पे रख के मत लिखो। तुम्हारी गाड़ी रहती है, अच्छा लगता है क्या कोई खड़े रह के उसके ऊपर लिखता? तो यहाँ पे रिडक्टेंट लेवल भी हमको दिखा रहा है, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले इसके अंदर यूरिया लेवल कितना है, वो भी अपने को समझेगा। रिडक्टेंट, रिडक्टेंट मीन्स यूरिया या DEF, ठीक है। टोयोटा में रिडक्टेंट लिख के आता है, कभी अगर कंप्लेंट आए तो याद रखना कि यूरिया रिलेटेड है, REDUCTANT। REDUCTANT, रिडक्टेंट। फॉल्ट भी बनेगा ना, यूरिया खत्म हो जाता है तो रिडक्टेंट लेवल लो दिखाता है, या फिर रिडक्टेंट टैंक एम्प्टी, ऐसे करके फॉल्ट बनता है, ठीक है। तो वो लोग कंफ्यूज होता है कि भाई इसमें क्या है, वो इसकी वजह से ये बता रहा हूँ। ओके, अभी हमको चाहिए, देखो इसमें इतनी सारी वैल्यूज़ है, इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, याद रखना कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, ठीक है। ठीक है, चलो अभी मैंने जो है ना यहाँ पे सूट मास लिख के नहीं आया है, लेकिन डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो हमको मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बेस पे हम लोग थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कितना है। ओके, इंजन स्टार्ट करो ना भाई। तो ये देखिए, ये करीब करीब जो है ना आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है, ठीक है, जो सेंसर से आता है, वो उसकी आप लोगों की अभी ट्रेनिंग होगी, मैं समझाऊंगा। वो 3 बार के आसपास में जनरली होता है, यहाँ पे भी वो 3 बार दिखा रहा है, ठीक है। क्या है, देखो रिडक्टेंट लेवल 5 दिखा रहा है, 10 दिखाता है, तो अभी आधा टैंक है, ठीक है। 5 अभी इसके अंदर दिखा रहा है, बराबर ना। पर्टिकुलर फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर 1 इज सपोर्टेड, ठीक है। DPF रीजनरेशन स्टेटस, देखो अभी क्या किया है, रीजनरेशन है ना, इसने स्टैंड बाय पे डाला हुआ है। इट मीन्स कि ये जो रेगुलर चलने में जो रीजनरेशन करना चाहिए वो ये नहीं कर रहा है। जब लॉन्ग ट्रिप पे गाड़ी चलती है और थोड़ा सा उसको क्रूजिंग मिलता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली करता है, पर ये अभी नहीं कर रहा है, उसने स्टैंड बाय पे डाला हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फिल्टर क्लीन हो चुका है, इंजन के अंदर एज सच और कोई प्रॉब्लम हमें फील नहीं हो रही है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली अब जाके कुछ वैल्यूज़ को रीसेट करेंगे, जिससे कि ECM को ये पता चले कि भाई सब कुछ अभी नया हो गया है, सिस्टम पूरा नया डाल दिया गया है। बस उतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने देखी, वीडियो बना लो एक छोटा सा, ठीक है। तो ये टोयोटा की गाड़ियों के लिए ये वैल्यू देखो, जब भी DPF आ रहा है देख लो क्या वैल्यू है, वीडियो बना लो, एक जन बना लो, सब लोग को भेज देना और मुझे भी भेज देना। मैं कुछ वैल्यूज़ को रीसेट करूँगा, ठीक है, तो आप उसके भी वीडियो बनाना, क्या वैल्यू है, क्या रीसेट कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। नाजिम भाई आपको भी भेजता हूँ वीडियो, हाँ। इसके बाद देखो अब क्या है, जितना भी रिपेयर का काम था या फॉल्ट फाइंडिंग का काम था वो सब हमारा हो चुका है इंजन के अंदर, इसीलिए हम लोग पोस्ट रिपेयर पे जाते हैं। अब क्या है कि हमें इसको रीसेट करना है, तो वो सब हम लोग स्पेशल फंक्शन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्पेशल फंक्शन में जाते हैं, ठीक है। स्पेशल फंक्शन में जाएंगे और स्पेशल फंक्शन में अब हमें जो है ना DPF की कुछ सिस्टम जो है वो हमें देखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी है, DPF डिपॉजिट वैल्यू क्लियर, यानी कि इसके अंदर DPF के अंदर जो डिपॉजिट वैल्यू है जो ECM के पास पड़ी है वो हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो PM रीजनरेट मोड, अगर रीजनरेशन मोड है यहाँ पर देखिए, टू रिमूव क्लॉगिंग ऑफ द फिल्टर बाय बर्निंग PM दैट इज
piled up in the particular filter. This function is used to transfer to the PM regeneration mode. ठीक है, ओके किया। यहाँ पर देखो, दिस फंक्शन इज यूज ट्रांसफर द PM रीजनरेशन मोड, डू नॉट लीव एनी फ्लेमेबल। अब ये क्या है, रीजनरेशन चालू करेगा। ठीक है, इसमें ऑलरेडी रीजनरेशन हम लोग कर चुके हैं, कर दिए ना भाई, हाँ, तो इसमें रीजनरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन जो अपने को देखो रीजनरेशन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इंजन रीजनरेशन ले रहा है, एकदम परफेक्टली ले रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 300-400 किलोमीटर में वापस भर जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, जब रीजनरेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पे ECM क्या रीजनरेट तो कर देता है, लेकिन उसके बाद में रेगुलरली उसके पास में ना एक वैल्यू जो है वो बनी रह जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस वैल्यू को रीसेट करते हैं। देखो DPF डिपोजिशन वैल्यू क्लियर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आपको लिख के आता है, कुछ भी आप कर रहे हो तो लिख के दिखाता है आपको। नीड टू क्लियर द DPF डिपोजिशन स्टोर्ड इन इंजन ECU व्हेन एक्सचेंजिंग DPR DPNR कैटलिस्ट। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप नया कैटलिस्ट डाल रहे हो तो उस टाइम पे ये रीसेट करो। हमने क्या किया है, हमने कैटलिस्ट को, हमने आपके DPF को साफ किया है। साफ करना मतलब एक ही बराबर हो गया ना, पूरा नया डालने के बराबर, राइट है। इसीलिए ये पढ़ के आगे जाना है। दिस फंक्शन विल यूज टू क्लियर द DPF वैल्यू, ओके किया, ठीक है। दिस फंक्शन यूज टू क्लियर द DPF डिपोजिशन वैल्यू, कंफर्म द फॉलोइंग कंडीशन, द इंजन स्विच ऑन, इंजन ऑफ, ठीक है, रेडी ऑफ, प्रेस ओके टू क्लियर द डेटा, ओके, ठीक है। डिपोजिशन वैल्यूज क्लियर, कंप्लीट हो गया। ये इतना सा एक प्रोसेस था जो इस गाड़ी में मिसिंग हो रहा था। रीजनरेशन करने के बाद में या क्लीनिंग करने के बाद में हम लोग वैल्यू क्लियर नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब जब हम लोग वैल्यू क्लियर नहीं करते हैं ना, तो बार बार हमारे सामने वो सूट मास जो है ज़्यादा एक्यूमुलेटेड दिखाने लगता है, क्योंकि ECM के पास में पुरानी वाली वैल्यू होती है। इसीलिए जब भी आप क्लीन करो तो आपको वो वैल्यू क्लियर करना ज़रूरी है। तो टोयोटा की गाड़ी है तो इसमें क्लियर लिखा है वैल्यू रीसेट। अगर आप महिंद्रा वगैरह दोगे तो उसमें DPF रीसेट लिख कर आता है। क्या लिख कर आता है, DPF रीसेट। कहाँ पर, स्पेशल फंक्शन में ही आएगा, राइट है। क्लियर हो गया। अब देखो इसके अंदर मैं डेटा स्ट्रीम में जाके बस एक चीज़ मुझे देखनी है, वो है कि ये DPF रीजनरेशन स्टेटस, ठीक है, अभी भी स्टैंड बाय पे ही है। अब ये गाड़ी चला के हमें समझेगा कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई, क्योंकि फॉल्ट हमें कोई भी नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो दोनों चीज़ें थी। देखो जब ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी तो हमने क्या किया, हमने DPF को क्लीन किया, उसके साथ साथ इंजन के जो भी पार्ट्स थे, जितने जिम्मेदार हो सकते हैं उन सबको किया। वो करने के बाद में एक ही चीज़ रह गई थी, जो थी हमें DPF को पूरी तरीके से रीसेट करना। उसके अंदर जो वैल्यू ECM के पास पड़ी है पुरानी वाली, उसको रीसेट करना, वो अब हमने कर दिया। ये गाड़ी इस पॉइंट पे आके मेरे हिसाब से कम 5 से 7 हज़ार किलोमीटर के पहले नहीं आएगी। बट क्या क्या किया है, DPF क्लीन किया है, सारे मैकेनिकल पार्ट फिल्टर वगैरह क्लीन किए हैं, इंजन की सर्विस हुई है, ओके। उसके बाद में हम लोगों ने ये काम किया है स्कैनर के ज़रिए। अच्छा एक चीज़ और है, आप लोगों को एक डर लगा रहता है, लोग यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा डराते हैं DPF का ये होगा वो होगा। आपके सामने मैंने वैल्यू रीसेट की, कितना सेकंड लगे रीसेट होने में, 2-4 सेकंड लगे। और स्कैनर से वो 2-4 सेकंड का ही काम है हमारा। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जिसमें 3-4 घंटे लगते हैं आपके ये पूरे काम करने में, उसमें हमारी कमाई बनती है, ये याद रखिए। एज ए टेक्नीशियन हमें उसमें पैसा मिलता है। स्कैनर से 2-4-5 सेकंड, अगर रीजनरेशन भी करने जाओ तो 40 मिनट, ठीक है, पूरा रीजनरेशन करने के लिए 40 मिनट। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये याद रखना है BS6 गाड़ियों में, कि हमें किस वक्त क्या करना है, इसकी आपकी पूरी ट्रेनिंग होगी, और वो सब नोट डाउन करके रखना। क्योंकि ये जो रीसेट वाला काम है, ये देखा आपने 2-3 सेकंड ही लगा है, लेकिन इसके पहले का 5-6 घंटे का जो काम है वो टेक्नीशियन नहीं कर रहे हैं, बराबर, वो हम इसके ऊपर कर चुके थे। तो अभी जैसे हमारे पास में ये गाड़ी आई थी तो इसमें एक ही चीज़ थी, कल मैंने पूछा था, बाकी सब हो गया था, बट एक ही चीज़ थी जो रीसेट नहीं हुई थी वैल्यू, बस वो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। बिल्कुल याद रखना। अभी कैसा है कि ऑलरेडी रीजनरेशन हो चुकी है, क्योंकि चलती हुई गाड़ी है, कल ही हमको देनी थी, बट मैंने आप लोगों के लिए रुकाई थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं।